हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर एनसीईआरटी सीरीज़ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 8, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे बल क्या होता है, संतुलित एवं असंतुलित बल के बारे में जानेंगे, गति के नियमों को देखेंगे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम तथा तृतीय नियम के बारे में जानेंगे, जड़त्व तथा द्रव्यमान के बारे में जानेंगे और चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया था। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं, मतलब हमने एक समान गति तथा असमान गति के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है, समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है, यदि ऐसा होता है तो इस कारण का स्वभाव क्या है। इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे। सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इस क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। यह क्या है? वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा है, ना ही चखा है और ना ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्रायः देखते या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं, जैसा कि आपको फिगर 8.1 में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिगर ए में से 8.1 ए में बच्चा ट्रॉली को धकेल रहा है। हम दराज को कैसे खींचते हैं वो दिखाया गया है। यहाँ पर हॉकी स्टिक से बॉल को पुश करना यानी धक्का देना दिखाया गया है। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। यहाँ इन फिगर से हम ये जान सकते हैं। पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। ये सब हमने पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं। हम गति चैप्टर में, मोशन चैप्टर में। आगे देखते हैं संतुलित और असंतुलित बल के बारे में। जैसा कि फिगर 8.3 में आपको दिखाया गया है, ऊपर फिगर दिया गया है। यहाँ पे एक लकड़ी का बॉक्स है, इसको इधर उधर बल लगा के खींचा जाएगा। फिगर 8.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे x और y पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे x को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम धागे को y की ओर खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दिशा में पिंड गति नहीं करता है, अर्थात दोनों तरफ से बराबर बल लगाया जा रहा है और इस बल को संतुलित बल कहते हैं। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर
अब तक ऐसी अवस्था की कल्पना करें अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं हैं और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। मतलब अगर किसी वस्तु को गति करानी है तो उस पर हमें असंतुलित बल लगाने की आवश्यकता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। मतलब किसी वस्तु में गति तभी हो सकती है जब उस पर असंतुलित बल कार्य करे। क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपको नीचे फिगर में दिया गया है। यदि वे कंबल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है, जैसा कि फिगर 8.4a में दिया गया है। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच। यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित कर देता है। आगे है संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। फिगर 8.4b में दिया गया है कि बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं बक्से के निचले तल और फर्श के खुरदुरे सतह के बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है? घर्षण बल। बच्चे जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसके विपरीत में घर्षण बल काम कर रहा है और घर्षण बल उनके द्वारा लगाए गए बल को संतुलित कर दे रहा है, जिसकी वजह से उस बॉक्स में गति नहीं होती है, वो बॉक्स नहीं खिसकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है, जैसा कि आप फिगर 8.4c में देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों ने अधिक बल लगाया। देखिए बल का परिमाण आपको अधिक दिखाया गया है घर्षण बल की अपेक्षा। तो यह बल तब वहाँ पर असंतुलित बल कार्य कर रहा है जिससे बॉक्स खिसक जाता है। यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है? पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता, तथापि वह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल, बाह्य तथा घर्षण जो भी हो, संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी अगर उस पर दूसरा कोई बल कार्य नहीं करेगा। गति का प्रथम नियम हम देखते हैं। वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती रहती हैं। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, जैसा कि फिगर 8.4a में दिखाया गया है। ऊपर आप फिगर यहाँ पे दिया गया है, ये है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है। मतलब गोली ऊपर से गिराई जाती है तो नीचे क्यों आती है? वो असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है। वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और नीचे पहुँचते पहुँचते यह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है, जैसा कि 8.5b में दिखाया गया है। आपको फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब ये नीचे गिरती है तो ऐसा कुछ वेग प्राप्त कर लेती है जिसकी वजह से दूसरी तरफ उतनी ही ऊपर चढ़ती है। आगे देखते हैं। जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग घटता है, जैसा कि फिगर 8.5c में दिया गया है।
दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है, जो कि फिगर ए में दिया गया था, तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी, जैसा कि फिगर बी में दिया गया है। 8.5 बी में दिया गया है। जितनी ऊंचाई से इसे छोड़ा गया था उतनी ऊंचाई पर यह जाएगी। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान हैं तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूर तक की वह लुढ़की थी। अगर दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है, तभी तो वो एक समान गति में विद्यमान है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है। यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी वस्तु की गतिमान स्थिति को बदलने के लिए या उसे गति प्रदान करने के लिए या गति में है तो उसे स्थिर करने के लिए हमें असंतुलित बल लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन गोली की गति को, अगर वो पहले से गतिमान है तो गोली की गति को बनाए रखने के लिए किसी भी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर कहा भी गया है कि एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ गैलीलियो के बारे में कुछ दिया गया है, देख लेते हैं। गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 यानी 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता विनेंजो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी। सन 1586 यानी 1586 में उन्होंने प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस लॉ वेलेंसिटा लिखी, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। सन 1589 यानी 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मॉट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सन 1592 में उन्हें वेनिस गणराज्य के पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ भी उन्होंने लगातार गतिज सिद्धांतों पर परीक्षण किया। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपनी अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं में संबंध परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की, जिनकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफ़ी उत्तम थी। सन 1640 के अनुसार के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टोरी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परितः 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तकों डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन द सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों का रहस्योद्घाटन किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः ही कक्षीय गति करते हैं, न कि पृथ्वी के परितः। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। आगे देखते हैं। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। मतलब बाह्य असंतुलित बल, क्योंकि अगर हम किसी तल पर चल रहे हैं तो उसमें घर्षण बल तो लग ही जाता है, तो असंतुलित बल तो लग ही जाएगा। तो वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है।
हम देखे हैं जैसे कि एक बॉल भी हम फेंकते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है, क्योंकि उस पर बाह्य असंतुलित बल के रूप में घर्षण बल लगता है। इसलिए घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ यानी लुब्रिकेंट का लेप किया जाता है। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं गति का प्रथम नियम, जो कि इस प्रकार है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गति का प्रथम नियम हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इन्होंने पहले क्या कहा कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, मतलब उसमें परिवर्तन का वो विरोध करती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं, सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कोई भी वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था या विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, और यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी है। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रुकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि गाड़ी आगे बढ़ रही है, हमारा शरीर भी उसी तरीके से गति कर रहा है आगे की तरफ, और जैसे ही ब्रेक लगता है गाड़ी ब्रेक की वजह से रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर आगे की तरफ ही गतिमान है और हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। आगे देखते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करती हैं। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब मोटर बस में खड़े होते हैं एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है। मतलब गाड़ी पहले स्थिर अवस्था में रहती है, हमारा शरीर भी विराम अवस्था में रहता है। जैसे ही गाड़ी अचानक से चलती है, वो तो गतिमान हो गई, लेकिन हमारा शरीर विरामावस्था में ही रहता है, इसीलिए हम अचानक से पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर, जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है, गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है उस मोड़ के साथ, उस गाड़ी जब मुड़ती है उस मोड़ के साथ अपने आप मुड़ता नहीं है, वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है। एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा है। इसे निम्न गतिविधि द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ एक्टिविटी 8.1 दी गई है, इसको देखते हैं। चित्र 8.6 यानी फिगर 8.6 में, जो कि ऊपर दिया गया है, आप यहाँ कैरम बोर्ड की फिगर दिया गया है, इसमें क्या कहते हैं देखते हैं। कैरम की गोटी दर्शाए अनुसार एक ही तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाएं। आगे क्या है,
एक अन्य गोटी या स्ट्राइकर को अपनी उंगलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी की सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराइए। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी से बाहर आती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं। आप देखते हैं एक गोटी बाहर निकलती है और बाकी वहीं गिर जाती हैं। आगे देखते हैं, एक्टिविटी 8.2 दी गई है जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, कांच के एक खाली गिलास के ऊपर एक कड़े ताश का पत्ता रखें, जो कि हम बचपन में बहुत बार कर चुके हैं। अब आगे क्या कहते हैं, अब फिगर्स 8.7 में दर्शाए अनुसार पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखें। पत्ते को अंगुलियों से तीव्र क्षैतिज झटका दें। चुटकी करके आप देख रहे हैं किया जा रहा है। आप पाएंगे कि पत्ता आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विरामावस्था को बनाए रखता है। आगे 8.3 दी गई है एक्टिविटी, देखते हैं। पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखिए। ट्रे को हाथ में पकड़कर जितनी तेजी से हो सके घूम जाइए। हम क्या देखेंगे, पानी गिलास से छलक जाएगा। हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है। क्यों? क्या आप अब समझें कि प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा क्यों बना होता है? अचानक झटका लगने के दशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से रोकता है। अब हम जड़त्व या द्रव्यमान के बारे में देखते हैं। अभी तक दिए गए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जिन्हें हम गति का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो हो सकता है कि वह खिसके भी नहीं। हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें चोट भी लग जाए। एक्टिविटी 8.2 में हम 5 रुपए के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के को प्रयोग करें तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। मतलब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जड़त्व किससे मापा जाता है? उसके द्रव्यमान से। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूपों में परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके जड़त्व की माप है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। अब हम यहाँ पे गति के द्वितीय नियम को देखते हैं। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर प्रति सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से
टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता लगता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव किस पर निर्भर करते हैं, उसके द्रव्यमान और वेग। उसका द्रव्यमान कितना है और उसका वेग कितना है। इस प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है, मतलब उसकी गति को बढ़ाया जाता है, तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है संवेग, जिसे हम क्या कहते हैं, संवेग। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। अगर पूछा जाए कि संवेग को किसने व्यक्त किया था, किसने प्रदर्शित किया था, न्यूटन ने किया था। किसी वस्तु का संवेग p से जिसे हम p से डिनोट करते हैं, उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। p = mv, द्रव्यमान गुणे वेग। यहाँ पर हम संवेग की परिभाषा, संवेग निकालने का फॉर्मूला दिया गया है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही है जो इसके वेग की है। संवेग एक सदिश राशि है और संवेग की दिशा की क्या होती है, जो उसके वेग की होती है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। द्रव्यमान गुणे वेग है तो द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है। चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर प्रति सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि एक या दो व्यक्ति से अचानक धक्का दें तो भी यह स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं, क्योंकि पहले भी तो 2 व्यक्ति उसे धक्का दे रहे थे, लेकिन कुछ समय तक उन्होंने धक्का दिया, उसके बाद उसने वह गति प्राप्त कर ली। तो केवल बल के परिमाण से नहीं, संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं, बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों ने कुछ समय तक उसे धक्का दिया। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। मतलब संवेग जो होता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो है उस पर लगने वाले असंतुलित बल यानी उस पर लगने वाले बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। आगे देखते हैं गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। माना कि यहाँ पे उसको मैथमेटिकल रूप से कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे निकालते हैं। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F बल क्या है, F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है, जो कि उसका अंतिम वेग है। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः P1 जो कि mu है और P2 अंतिम संवेग है जो कि mv होंगे। संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1 होगा। P2 की जगह P2 यहाँ पे P2 की वैल्यू रखेंगे और P1 की जगह P1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो m कॉमन है दोनों में, तो इन्होंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे फॉर्मूला मिला आपको m इंटू v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी को हम क्या लिखते हैं, a भी लिखते हैं, यानी त्वरण से व्यक्त करते हैं। और प्रोपोर्शनल है तो उसकी जगह इन्होंने कांस्टेंट k को रखा और m यहाँ पे v माइनस यू बाई टी की जगह a रखा, यानी एक्सीलरेशन त्वरण को रखा। तो f इज इक्वल टू k इंटू एम, a आ गया आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे k को अगर हम इक्वल 1 के मानते हैं तो F इज इक्वल टू एम ए मिलेगा, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। आपको यहाँ से
फॉर्मूला मिलेगा, बल को ज्ञात करने का फॉर्मूला प्राप्त होगा गति के द्वितीय नियम से। यहाँ ए प्रोपोर्शनल है v माइनस यू बाई टी के, यानी उस पर निर्भर करता है। वेग में यहाँ ए इज इक्वल टू है वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है। ये जो है क्या है, त्वरण है। के एक आनुपातिक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। द्रव्यमान और त्वरण के एसआई मात्रक क्रमशः किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड है, सेकंड स्क्वायर है। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक के का मान 1 हो जाता है। इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात एक इकाई बल इज इक्वल टू के इंटू 1 ग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार के का मान 1 हो जाता है। समीकरण 8.3 में, जो कि ऊपर समीकरण 8.3 से हम लेते हैं, तो वहाँ के इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, और बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इसे न्यूटन, आइजैक न्यूटन के नाम पर भी कहते हैं, जिसे न्यूटन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है? मतलब जो प्लेयर फील्डिंग कर रहे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाते हैं। वो मतलब जब बॉल आती है उनकी तरफ बॉल अपने हाथ को पीछे करते हैं थोड़ा। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होती है। इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक प्लेयर बॉल को पकड़ रहा है और अपने हाथ को पीछे कर रहा है ताकि गेंद के संवेग परिवर्तन की दर धीमी हो जाए और उसके हाथों में चोट कम लगे। गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र समीकरण जो कि 8.4 में दिया गया था, F इज इक्वल टू ma, के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इक्वेशन नंबर 8.4 में क्या दिया गया था? F इज इक्वल टू m इंटू ए, या F इज इक्वल टू यम इंटू ए की जगह हम v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। और t को जब हम टी की साइड जब हम चेंज करते हैं, यहाँ डिवाइडेशन में है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा सेकेंड साइड पे जाके। एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू हो जाएगा, अर्थात जब F 0 होगा, यानी बल अगर 0 लगाया जाए, बल ना लगाया जाए, तो किसी भी समय t पर v बराबर u। इसका अर्थ यह है कि वस्तु समान वेग u से ही चलती रहेगी। अगर किसी पर बल न लगाया जाए तो समय t पर कोई भी वस्तु एक ही वेग से चलती रहेगी। यदि u शून्य है तो v भी शून्य होगा, अर्थात वस्तु विरामावस्था में ही रह जाएगी। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल 8.1 दिया गया है, इसको देखते हैं। एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकेंड के लिए एक नियत, मतलब 2 सेकेंड के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकेंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकेंड कर देता है। मतलब उसका प्रारंभिक वेग जो कि u है वो कितना है?
3 है, 3 मीटर प्रति सेकेंड, और अंतिम वेग v कितना हो जाता है 7 मीटर प्रति सेकेंड, और t कितना दिया गया है 2 सेकेंड, और द्रव्यमान कितना दिया गया है 5 किलोग्राम। आगे कहते हैं लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। हमको F कैलकुलेट करना है। यदि बल को 5 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाए तो मतलब इसी बल को, जो बल आपको प्राप्त होगा उस बल को अगर 5 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाए, लगाया जाए, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा वो निकालना है। देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, उसका प्रारंभिक वेग 3 मीटर प्रति सेकेंड है, दिया गया था ऊपर। अंतिम वेग 7 मीटर प्रति सेकेंड है, समय 2 सेकेंड का है, और द्रव्यमान 5 kg है। तो इक्वेशन 8.5 से हम निकालते हैं F की जगह F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी के फॉर्मूले पे रखते हैं। द्रव्यमान की जगह 5 रखते हैं, और अंतिम वेग की जगह 7, और प्रारंभिक वेग u की जगह 3 और t की जगह 2 सेकेंड रखते हैं। और इसको सॉल्व करने पे 7 - 3 करेंगे 4 आएगा, 7 - 3 करेंगे 4 आएगा, और 4/2 आएगा हमारा 2, और 5 इंटू आएगा 2, 5 इंटू 2 करने पे हमें 10 प्राप्त होगा। और न्यूटन में, क्योंकि हम जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, या फिर हम द्रव्यमान गुणे त्वरण के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है। अगर आप 5 सेकेंड मतलब जो हमें बल प्राप्त हुआ है 10 न्यूटन का बल प्राप्त हुआ है, अगर आप 5 सेकेंड के लिए यानी t बराबर 5 सेकेंड रखें तो बल को 10 न्यूटन लेने पर इक्वेशन 8.5 में रखते हैं तो हमें अंतिम वेग क्या प्राप्त होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी बाई एम होगा, और f की जगह 10, t की जगह 5 और m की जगह 5, 5 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और u हमारा दिया गया था 3 और f जो है हमें 10 प्राप्त हुआ है, तो 3 + 10 कितना हो जाएगा हमारा 13, और अंतिम वेग हमें क्या प्राप्त होगा 13 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल 8.2 दिया गया है, इसको देख लेते हैं। किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 kg द्रव्यमान मतलब 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से त्वरित करने में, मतलब इसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से त्वरित करने में। ऑब्वियस है 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली को ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। क्यों, हम देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। यहाँ आप इक्वेशन 8.4 में वैल्यू को रखिए, जो कि m1 मतलब द्रव्यमान, पहले वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया था 2 किलोग्राम, और उसका त्वरण कितना दिया गया था 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान 4 किलोग्राम दिया गया था और त्वरण जो है उसका 2 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया था। अब F1 इज इक्वल टू m1a1 हो जाएगा, जो कि 10 न्यूटन प्राप्त होगा, और F2 इज इक्वल टू m2a2 हो जाएगा, जो कि हमें 8 न्यूटन प्राप्त होगा। आप बताइए किस पर अधिक बल की आवश्यकता हो रही है, पहले पर, मतलब पहला वस्तु क्या था 2 किलोग्राम द्रव्यमान का, तो वही है। अतः 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। यहाँ एग्जाम्पल 8.3 दिया गया है, इसको देखते हैं। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लगता है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उसका u कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुक जाती है तो अंतिम वेग v कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और समय कितना दिया गया है 4 सेकंड का। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें, मतलब हमें बल कैलकुलेट करना है। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान दिया गया है कितना 1000 kg। सॉल्यूशन देखते हैं। कार का प्रारंभिक वेग u कितना दिया गया था, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया था, हम इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, और इसको हम 1000 बाई 3600 मतलब 6 × 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 30 मीटर प्रति सेकेंड। या फिर हम इसको 108 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1000 बाई 3600 को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/18 ही मिलेगा। 18 6 टाइम जाएगा 108, और 5 × 6 करेंगे हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा प्रारंभिक वेग मीटर प्रति सेकेंड में 30 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त होगा, तथा कार का अंतिम वेग क्योंकि वो रुक जा रही है तो 0 है। कार का कुल द्रव्यमान दिया गया है 1000 kg और रोकने में समय को दिया गया है 4 सेकेंड। तो इन सब वैल्यू को हम किस में रखते हैं
इक्वेशन नंबर 8.5 में, जो कि था क्या, F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी पर। तो m की जगह 1000 और v 0 है हमारा, u 30 है और समय जो है 4 सेकेंड का है। तो हमें प्राप्त हो रहा है माइनस 7500 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर माइनस 7500 न्यूटन, 7500 न्यूटन, माइनस 7500 न्यूटन। ऋणात्मक क्यों है? ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में आरोपित है। नेगेटिव मार्क यही दर्शा रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल 8.4 दिया गया है, इसको देखते हैं। 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा? आगे देखते हैं। यहाँ इक्वेशन 8.4 से हम लेते हैं, जो कि F इज इक्वल टू m इंटू ए था, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। हमारा वैल्यू क्या था इक्वेशन में? F इज इक्वल टू m इंटू ए था, हम इसको चेंज करते हैं m इज इक्वल टू f बाई ए में। और यहाँ दो वस्तुएं हैं तो हम इसको F1 A1 और M1 से डिनोट करेंगे। तो M2 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे M1 हो जाएगा F बाई A1 और M2 हो जाएगा F बाई A2। यहाँ A1 क्या प्राप्त होगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है और A2 दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तथा F दिया गया है 5 न्यूटन। बल कितना दिया गया है? 5 न्यूटन ऊपर दिया गया था ये क्वेश्चन में। इस प्रकार M1 हमें क्या प्राप्त होगा? 5/10 यानी 0.50 kg प्राप्त होगा। और M2 क्या प्राप्त होगा? मतलब 0.50 किलोग्राम प्राप्त होगा। इसको 0.5 भी लिख सकते हैं हम। और M2 क्या प्राप्त होगा? 5/20 यानी 0.25 किलोग्राम प्राप्त होगा। जब दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने पर 0.75 किलोग्राम प्राप्त होगा। अब पूरे द्रव्यमान यम पर 5 न्यूटन द्वारा बल उत्पन्न किया गया, तो त्वरण क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू F बाई एम यानी 5/0.75। वैल्यू आएगी हमारी 6.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि त्वरण है, पूरे द्रव्यमान पर लगने वाला त्वरण है, पूरे द्रव्यमान पर बल द्वारा लगाए गए बल द्वारा उत्पन्न त्वरण है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल 8.5 दिया गया, इसको देखते हैं। एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ, जो कि फिगर आपको 8.9 में दिया गया है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा? यहाँ पे हमको बल कैलकुलेट करना है। समय दिया गया है आपको 10 सेकेंड का और वेग दिया है सेंटीमीटर। यहाँ ये ध्यान देना है कि मीटर प्रति सेकेंड नहीं, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में दिया गया है 20। देखते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है। गेंद का प्रारंभिक वेग यानी u कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और मेज के द्वारा गेंद पर घर्षण बल लगने के कारण गेंद का वेग क्या है? समय कितना लग रहा है शून्य होने में? 10 सेकेंड में। अंतिम वेग क्या प्राप्त हो रहा है? 0। चूंकि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, इससे स्पष्ट है कि गेंद एक नियत त्वरित गति के साथ चलती है और त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। v हमारे पास 0 है, u 20 है और t जो है 10 है, तो हमें प्राप्त होगा -0.02 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ हम सेंटीमीटर से इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में, तब हमें ये प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, गेंद पर लगने वाला घर्षण बल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। F इज इक्वल टू m इंटू ए हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है और यम दिया गया है 20। अभी हमने देखा कि 20 ग्राम यानी 20 ग्राम द्रव्यमान दिया गया है और ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम में, तो हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। इनटू त्वरण हमने निकाला है कि -0.02 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें प्राप्त होगा बल -0.0004 न्यूटन। और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि गेंद की गति की दिशा के विपरीत मेज द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। अब देखते हैं गति के तृतीय नियम को। पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, अथवा इनसे हमें बल को मापने की विधि प्राप्त होती है।
गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होता है। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद को तेज गति से किक मारने के लिए विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतएव दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है, जो कि गति का तृतीय नियम है। गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और हमने देखा गति का द्वितीय नियम, जिससे हमने बल को मापने की इकाई प्राप्त की, यानी F = m × a प्राप्त किया। और गति के तृतीय नियम को देख रहे हैं, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। माना कि दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसा कि फिगर 8.10 में आपको नीचे ये दिखाया गया है। तुला B का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा है। जब तुला A के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं, अर्थात तुला A द्वारा तुला B पर प्रयुक्त बल तुला B के द्वारा तुला A पर लगाए गए बल के परिमाण में समान है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत है। इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया तथा दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाता है। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। मतलब ये सेम वस्तु पर कार्य नहीं करती, एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करते। माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होगी, जो कि हमने गति के द्वितीय नियम से पढ़ा, जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है? क्या यह पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसकी प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। मतलब हम बल जो लगाते हैं वो सड़क को पीछे धकेलने में लगाते हैं और सड़क हमें आगे धकेलने में लगाती है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होता है, जैसा कि फिगर 8.11 में आपको नीचे दिया गया है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। मतलब अगर जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है वो त्वरण कम उत्पन्न करेगा, जैसे कि बंदूक जो है कम त्वरण उत्पन्न कर रहा है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम है। यहाँ पे बताया भी गया है। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियमों को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है, जैसा कि फिगर 8.12 में आपको दिखाया गया है। जैसे कि ये देखो, व्यक्ति जो है पीछे की ओर बल लगा रहा है और नाव आगे की ओर। आगे देखते हैं।
एक्टिविटी 8.4 दी गई है, इसको देख लेते हैं। दो बच्चों को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा होने को कहें, जैसा कि फिगर 8.13 में आपको नीचे ये दिखाया गया है। उन्हें बालू से भरा थैला या कोई भारी वस्तु दे दें। अब उन्हें थैले को लपकते हुए खेलने को कहें। क्या बालू के थैले को फेंकने के कारण उनमें से प्रत्येक तात्क्षणिक बल का अनुभव करते हैं? बिल्कुल। आप गाड़ी के पहिए पर कोई सफ़ेद रेखा खींच दें ताकि जब वे दोनों बच्चे थैले को फेंकें तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सके। अब दो बच्चों को किसी एक गाड़ी पर खड़ा कर दें तथा एक अन्य बच्चे को दूसरी गाड़ी पर। आप यहाँ गति के द्वितीय नियम को देख सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में यह बल अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा, क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा होगा, द्रव्यमान अलग अलग होगा। एक पर दो बच्चे हैं और एक पर एक बच्चा है। इस क्रिया में दिखाई गई गाड़ी 50 × 100 सेंटीमीटर आकार के 12 mm या 18 mm मोटे प्लाईबोर्ड में दो जोड़े पहिए लगाकर बनाई जा सकती है। स्केटबोर्ड प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि इसकी सीधी रेखा में गति करना कठिन होगा। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम देखेंगे कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है। फर्स्ट पॉइंट है, गति का प्रथम नियम। वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल कार्य न करे। सेकेंड पॉइंट है, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है तथा एसआई मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमान का क्या है? एसआई मात्रक किलोग्राम है और द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। गति का द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। आगे देखते हैं, बल का एसआई मात्रक। नेक्स्ट पॉइंट है, बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रतीक एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। गति का तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, बल तथा गति के नियम। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।